सोमचंद के समयकाल की प्रोसेस या गतिविधियां किस प्रकार से मिली और एग्जाम पेपर में यहाँ से प्रश्न किस तरीके से बन सकते हैं। अब इसको कुछ इस तरीके से लेते हुए चलना कि सोमचंद मैदानी राजा है और मैदान से होता हुआ ये हमारे पहाड़ के क्षेत्र में एंट्री कर चुका है। अब नॉर्मल सी बात है कि आपके पहाड़ के क्षेत्र में कोई मैदानी क्षेत्र से होता हुआ कोई कैरेक्टर आ रहा है और वो आ ही नहीं रहा है बल्कि शासन सत्ता भी स्थापित कर रहा है। इसको आप ऐसे लेके चल सकते हो कि आप लोग उत्तराखंड के मूल निवासी और उत्तर प्रदेश, बिहार या कहीं का दूसरे राज्य का व्यक्ति यहाँ पर अपना घर बना ले रहा है और घर बना करके स्थायी निवास बन जा रहा है, जो मुद्दा भी आजकल चल रहा है बड़ा लेटेस्ट। और उस स्थायी निवास के आधार पर उसको नौकरी मिल जा रही है। तो यहाँ के लोग वो अल्लाह तो करेंगे ही। तो ऐसे ही कुछ कंडीशन सोमचंद के साथ हुई कि सोमचंद इस मैदानी क्षेत्र से होता हुआ आपके इस पहाड़ी राज्य में आया, ब्रह्मदेव से मुलाकात की, ब्रह्मदेव की बेटी से शादी करी और फिर एक स्वतंत्र शासन सत्ता इस क्षेत्र काली कुमाऊं की लोकेशन में स्थापित करी। इस सत्ता का नाम रखा चंद्रवंश। अब जब इसने सत्ता को काली कुमाऊं में स्थापित करा, मैदानी क्षेत्र का राजा है, तो इस समय पहाड़ के छोटे छोटे जो राजा हैं वो इस भूखंड पर अपनी सत्ता चला रहे थे। जब उनको सूचना मिली कि भाई मैदानों का व्यक्ति या मैदान का राजा पहाड़ के क्षेत्र में सत्ता स्थापित कर चुका है, तो कहते हैं कि स्थानीय राजाओं ने इस बात का विरोध करना चाहा, लेकिन सामने नहीं आ पा रहा था कोई। कहते हैं कि इस बीच सोमचंद के खिलाफ पहली जो आवाज उठाने का काम किया, वो कहते हैं कि द्रोणगिरी या इसी को दूनाकोट के नाम से भी पुकारा जाता है। कहते हैं कि इस दूनाकोट का जो राजा था, इसको इतिहास में रावत नाम दिया गया। इस दूनाकोट के रावत राजा ने पहली बार सोमचंद की इस गतिविधि का विरोध किया। उसने कहा कि वे पहाड़ों में मैदानों के क्षेत्र का आदमी सत्ता स्थापित कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस व्यक्ति ने इस बात का विरोध किया और दोनाकोट के राजा ने सोमचंद के खिलाफ एक अभियान किया, लेकिन उस अभियान में सोमचंद नाम के इस राजा ने अपने सेनापति, जिसका नाम कालू तड़ागी था, इस कालू तड़ागी की सहायता से दोनाकोट के राजा को परास्त किया। सेनापति कालू तड़ागी, जिस राजा के खिलाफ युद्ध चल रहा है वो दोनाकोट का है। दोनाकोट के राजा का नाम रावत राजा है, लेकिन युद्ध में लीड कौन कर जाता है? सोमचंद कर जाता है। अब सोमचंद एक चीज तो क्लियर समझ चुका था कि वो मैदान से पहाड़ पर आ तो चुका है और पहला आक्रमण, पहला युद्ध उसका रावत राजा के साथ हो भी चुका है, तो उसे मालूम है कि आगे की जो राह है वो आसान तो नहीं होने वाली। ऐसे चैलेंजेस उसे और भी मिलने वाले हैं। और इस बीच कहते हैं कि जब उसने शासन सत्ता ब्रह्मदेव से अपने हाथों में ले ली थी, तो शासन सत्ता अपने पास लेने के बाद उसने सबसे पहला काम ये भी करा था कि अपने रहने के लिए यहाँ काली कुमाऊं के क्षेत्र में एक किले का निर्माण करवा दिया, जिस किले का नाम रखा गया था राजभूंगा। एक तो राजभूंगा किला बनाया, राज्यभिषेक करा। फिर दूसरा, दोनाकोट के रावत राजा का आक्रमण हो चुका है और सोमचंद के दिमाग में चीजें फिक्स हो चुकी हैं कि आगे की राह जो है वो आसान नहीं है। इसलिए कुछ भी हो, उसको इस राजभूंगा नाम का जो किला है, इस किले की सुरक्षा करनी ही करनी है। उस समय ये होता था कि अगर राजा युद्ध हारेगा और किला किसी दूसरी सत्ता के अधिकार में आ गया या सिर्फ किला ही आ गया, तो भी राजा को हारा हुआ माना जाता था। तो इसकी पहली प्रायोरिटी अब ये रहेगी कि ये जो राजभूंगा का किला है, इस राजभूंगा के किले की सुरक्षा किस प्रकार से करी जाए। सोमचंद विचार मंथन कर रहा था। कहते हैं कि विचार मंथन करते करते इसने अपने सेनापति कालू तड़ागी से वार्ता की और कहा कि बताओ, कुछ सजेशन दो, कैसे मैं राजभूंगा किले को सुरक्षित रख सकता हूं। तो कहते हैं कि इस कालू तड़ागी ने सोमचंद को एक सुझाव दिया कि आप एक काम करो, आप नेपाल के कुछ लोगों से कांटेक्ट करो। वहां कुछ कम्युनिटियां रहती हैं और जो कम्युनिटियां इसने उसको सजेस्ट की, उसमें से एक कम्युनिटी थी चौधरी। इसने कहा कि नेपाल के क्षेत्र में चौधरी लोग हैं, उनसे संपर्क करो। चौधरी के अलावा एक जाति उसने कहा कि आप नेपाल के क्षेत्र में जाओ तो कार्की जाति मिलेगी। कार्की के अलावा उसने कहा कि हमारी कम्युनिटी जो तड़ागी है, इस तड़ागी कम्युनिटी से संपर्क करो। और उसने कहा कि एक कम्युनिटी और है जिसको उसने बोहरा कहा। कालू तड़ागी एक सजेशन दे रहा है। सजेशन राजभूंगा किले की सुरक्षा के लिए
और सुरक्षा उसने कहा कि आप अगर चाहते हो उस किले की तो इन 4 कम्युनिटियों से कांटेक्ट करो और नेपाल से उनको क्या करवा दो, इस काली कुमाऊं वापस ला दो। सोमचंद ने इस बात पर विचार किया और विचार करके कहते हैं कि सोमचंद ने ये जो 4 जातियां हैं, इन 4 जातियों से संपर्क किया और राजबुंगा किले की सुरक्षा के लिए इन चारों जातियों के लोगों को एक काम प्रदान कर दिया। काम क्या था कि किले के चारों दिशाओं की ओर इन 4 जातियों को स्थापित करा गया ताकि किसी भी एरिया से अगर आक्रमण इसका राजबुंगा किले पर होता हुआ दिखाई दिया तो आसानी हो उस आक्रमण का दमन करने के लिए। एक तरफ से वोहरा आगे, एक तरफ से तड़ागी आगे, एक तरफ से कार्की आगे और एक तरफ से चौधरी आगे। किले को चारों ओर से एक तरीके से सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। इसी व्यवस्था को सोमचंद के इतिहास में जिस नाम से पुकारा गया वो चार आल व्यवस्था कहलाती है और इसी चार आल व्यवस्था के लिए एक दूसरा शब्द प्रयोग में लाया गया जिसको आपने चार आल कहा। तो अगर प्रश्न बने कि चार आल व्यवस्था को स्थापित करने वाला राजा कौन, तो आपका सोमचंद। और क्यों कर रहा है? क्योंकि सोमचंद को इस राजबूंगा किले को सुरक्षा प्रदान करनी है। ये किला जब तक हाथों में है तब तक वो राजा है। किला गया तो राजा की गद्दी भी गई। अब हुआ ये कि जब सोमचंद इस प्रकार की प्रोसेस सत्ता पर बैठते हुए कर रहा था, तो कहते हैं कि इसके टाइम पीरियड में जो अन्य गतिविधियां थी, वो ये थी कि सोमचंद था तो कुमाऊं का राजा, लेकिन सोमचंद स्वतंत्र तरीके से सत्ता नहीं चला पा रहा था। अब स्वतंत्र सत्ता क्यों नहीं चला पा रहा था? इसके पीछे का रीजन है कि नेपाल के क्षेत्र में आज एक पड़ाव पड़ता है। इस पड़ाव का नाम है डोटी। डोटी के डोटियाल सुने होंगे आप लोगों ने। तो डोटी आज के नेपाल में है। कहते हैं कि सोमचंद चंपावत काली कुमाऊं का राजा, लेकिन अधीन होकर के काम करता है डोटी के राजा। और अधीन होने का मतलब वो सामंत था और सामंत का कर्तव्य होता है कि वो अपने ऊपर वाले राजा को टैक्स पे करता रहे। तो सोमचंद भी टैक्स पे करेगा, लेकिन टैक्स पे किस डोटी के राजा को करेगा? तो ध्यान रखना कि ये जयदेव मल्ल नाम का एक राजा हुआ करता था जिसको ये सोमचंद नाम का व्यक्ति टैक्स देता रहता था। डोटी के राजा मल्ल कहलाते थे। अब जयदेव मल को टैक्स देता तो हम इस आधार पर कह सकते हैं कि सोमचंद जो है एक सामंती व्यवस्था को अपनाया हुआ राजा है। ये एक सामंती की कंडीशन में था। अब टैक्स देना है डोटी को, लेकिन डोटी टैक्स सोमचंद अगर देगा तो अपनी जेब से तो नहीं देगा, है ना? टैक्स हम लोगों की जेब से जाएगा और हम लोगों की जेब से अगर टैक्स जाएगा तो मैं इसको राजस्व कलेक्ट करने की सोमचंद के माध्यम से एक नई व्यवस्था को स्थापित करवाने की कोशिश करूंगा कि भैया सोमचंद जो है वो काली कुमाऊं से टैक्स पे करेगा डोटी को, लेकिन डोटी जो टैक्स पे करेगा उसको राजस्व के रूप में वसूल करेगा वहां की पब्लिक से। अब इसने क्या करा? राजस्व को व्यवस्थित या राजस्व को स्थापित करने के लिए एक व्यवस्था को लाने की कोशिश करी, जिस व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था कहा गया। अब इस व्यवस्था के तहत क्या काम? इस व्यवस्था के तहत इसने क्या करा? बुढ़ सयाणों की नियुक्ति करी, जो सयाणे होते गांव में, प्रधान टाइप। और उनको दायित्व दिया गया कि भाई आपने काम करना है, आपने गांव गांव जाकर के लोगों से टैक्स कलेक्ट करना है। कहते हैं कि शुरुआत में इसने 4 बूढ़ों को यह दायित्व दिया और 4 बूढ़े बुजुर्ग व्यक्तियों को जब दायित्व दिया कि टैक्स वसूल करने जाओ, तो कुछ इतिहासकार ऐसा कह लेते हैं कि जब वो टैक्स वसूल करने गए तो 2 कम्युनिटियों ने उनको टैक्स देने से स्पष्ट मना कर दिया। उनमें से एक कम्युनिटी थी मेहरा और एक कम्युनिटी थी आपकी फड़तया। इन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि जो करना है कर लो, हम टैक्स नहीं देंगे। और कुछ कुछ इतिहासकार तो ये भी कह लेते हैं कि जब इनके पास टैक्स देने गए तो उन्होंने 4 बूढ़ों की गर्दन उड़ा दी, अब लो टैक्स। और जब टैक्स न देने के लिए इन्होंने उन 4 बूढ़ों की हत्या कर दी, तो कहते हैं कि सूचना सोमचंद तक गई। सोमचंद ने थोड़ा सा सोचा कि अब क्या होगा, लेकिन एक रास्ता खोज निकाला कि जिस रेवेन्यू कलेक्शन के लिए इन लोगों ने उनकी गर्दनें काट दी, अगर मैं इन्हीं से टैक्स वसूल करूं, इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो कहते हैं कि सोमचंद ने मेहरा और फड़त्याल जाति के जो लोग थे, इनको रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम सौंप दिया।
और इस तरीके से जो पंचायती राज व्यवस्था है, इस पंचायती राज व्यवस्था को कुमाऊं में सक्सेसफुली सोमचंद स्थापित कर चुका। कहते हैं कि सोमचंद नाम का जो ये राजा था, इस सोमचंद नाम के राजा के समयकाल की और जो घटनाएं देखने को मिली, वो घटनाएं कुछ ऐसी थी कि ये एक प्रयास कर रहा था और वो प्रयास ये था कि ये कुमाऊं के क्षेत्र में चौथानी ब्राह्मणों की व्यवस्था को लाए। ध्यान से सुनते हुए चलना। ये कोशिश कर रहा था कि जो शासन सत्ता है, इस शासन सत्ता को और सुदृढ़ बनाया जा सके। और सुदृढ़ बनेगी कैसे? सुदृढ़ बनेगी कुछ और प्रकार की व्यवस्था को लाने के कारण, और जिन व्यवस्थाओं को वो लाना चाह रहा था उनमें से एक थी आपकी चौथानी ब्राह्मण। इसने कोशिश करी कि चार अलग अलग प्रकार की जाति के जो ब्राह्मण है, उन ब्राह्मणों को प्रशासन में एक उचित दर्जा दिया जाए, उच्च पद पर बिठा दिया जाए। लेकिन कहते हैं कि ये जो व्यवस्था ये लाना चाह रहा था, इस व्यवस्था में ये सक्सेस नहीं हो पाया। सक्सेस होगा आगे चल करके रुद्रचंद। हालांकि प्रयास पहला कौन कर रहा है? प्रयास पहले आपके सामने सोमचंद के द्वारा किया गया। ऐसे ही कहते हैं कि चौथानी ब्राह्मणों की तरह इसने कोशिश की पंचबिडिया ब्राह्मणों को स्थापित करने की, यानी अलग अलग प्रकार की जातियों के ब्राह्मणों को प्रशासन में अलग अलग काम सौंपने का ये प्रयास कर रहा है। इसमें ये असफल रहा। सक्सेसफुल होता है आपके इतिहास का रुद्रचंद नाम का व्यक्ति। तो सोमचंद को लेकर के आपने जो जो आंकड़े यहाँ पर ध्यान रखने हैं, वो एक तो चाराल व्यवस्था को लेकर के है, दूसरा मैंने कहा पंचायत राज व्यवस्था को लेकर के है, चौथानी ब्राह्मणों को स्थापित करने की कोशिश की, और पहला इसका युद्ध दूनाकोट के रावत राजे के साथ हुआ। ज्यादा लंबा समय काल सोमचंद का नहीं मिल पाया। अब सोमचंद जब गद्दी से हटा, तो गद्दी से हटने के बाद हमारे पास एक लिस्ट आई, और उस लिस्ट के हिसाब से देखा जाए तो आत्मचंद का नाम भी आता है, पूर्णचंद का नाम भी आता है। आत्मचंद के अलावा संसार चंद, इंद्रचंद और वीणाचंद, इन लोगों के जिक्र इतिहास में, लेकिन काम का सिर्फ एक होगा, वो होगा या तो इंद्रचंद या तो पूर्णचंद। एक दो लाइन पूर्णचंद की, एक दो लाइन इंद्रचंद की। अब जिस राजा को आपने पूर्णचंद कहा, इसके बारे में क्या उल्लेख मिलता है? तो पूर्णचंद के बारे में जानकारी ये मिलती है कि चंपावत की लोकेशन में इन्होंने अपनी शासन सत्ता को स्थापित करी हुई थी। लेकिन इस चंपावत के क्षेत्र में एक पर्वत पड़ता है, इस पर्वत का नाम है अन्नपूर्णा। चंपावत में एक पर्वत है अन्नपूर्णा करके। कहते हैं कि पूर्णचंद ने क्या करा कि इस अन्नपूर्णा नाम की पहाड़ी पर जाकर के एक मंदिर की बेसमेंट डाल दी, जिस मंदिर को हम लोग पूर्णागिरी के नाम से पुकारते हैं। आज ये पूर्णागिरी चंपावत के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इसकी बेसमेंट कौन डाल रहा है? पूर्णचंद। अब ये पूर्णागिरी धाम क्यों फेमस? तो एक तो इस पूर्णागिरी धाम को हम आज के समय में उत्तराखंड की वैष्णो देवी कहते हैं। एक तो ये हमारे यहाँ की वैष्णो देवी है। दूसरा, जब सती माता के शरीर के अलग अलग अंग अलग अलग लोकेशनों पर गिरे, तो यहाँ इस स्थान पर भी एक अंग गिरा, और वह अंग कौन सा? नाभि वाला। तो इस स्थान पर मां सती का नाभि वाला जो अंग है, वो अंग गिरा। तीसरा, पूर्णागिरी धाम आज के समय काल का, अगर हम उत्तराखंड के मेलों की बात करें, तो ये हमारे प्रदेश का सबसे लंबी अवधि वाला मेला है। और जिस मेले का आयोजन यहाँ पर आयोजित किया जाता है, वो मेला चैत्र मास की नवरात्रि के दिन शुरू हो चुका होता है, और लगभग 30 से 40 दिनों तक ये आपका मेला चलेगा। और 40 दिनों तक उत्तराखंड में कोई और मेला नहीं दिखता। हाँ, 30 दिन का दिख जाता है। आप यहाँ चले जाओ झंडा मेला में, पटेल नगर में है ना, धामा वाला जो एरिया है, यहाँ पर जो मेला दिखता है, उस मेले की अवधि 30 दिनों की है। लेकिन इस पूर्णागिरी धाम का जो मेला है, ये चलता है आपके 40 दिनों तक। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पूर्णागिरी का मेला राज्य का सबसे लंबी अवधि का मेला है। पूर्णागिरी धाम में सती माता की नाभि अंग गिरा था। इसको उत्तराखंड की वैष्णो देवी कहते हैं। जिस पर्वत पर ये स्थित है, उस पर्वत को अन्नपूर्णा कहते हैं। और इस अन्नपूर्णा की पहाड़ी पर पूर्णागिरी धाम के बेसमेंट कौन डालता है? पूर्णचंद डालता है। अब हिस्ट्री थोड़ा सा आगे बढ़ी, और हिस्ट्री जब आगे बढ़ी तो हमको इस काली कुमाऊं में जो और राजाओं का जिक्र मिला, उसमें से एक राजा था आपका इंद्रचंद, और एक राजा पढ़ना है वीणाचंद के रूप में। अब इनकी स्थिति कैसी, और इनसे एग्जाम पेपर में प्रश्न कैसे बनते हैं, देखना।
इंद्रचंद उन राजाओं में से एक था जिसने पहली बार उत्तराखंड में व्यापार करने का विचार किया। उसने बिजनेस करने की सोची और बिजनेस जो करने का इसका मन था, इसने इंस्पायर होकर के एक लोकेशन को देखा। ये जगह थी चाइना और इसने चाइना के अलावा नेपाल के लोगों को देखा कि यहाँ पर बिजनेस ठीक ठाक फल फूल रहा है और बिजनेस भी किस चीज का, रेशम का। तो रेशम के संबंध में जब इसने सुनाया कि चाइना भी ठीक पैसा कमा रहा है और नेपाल के कुछ राजा है वो भी ठीक ठाक पैसा कमा रहे हैं, तो इंद्रचंद के मन में भी एक विचार चला कि मैं भी क्यों ना इनसे इंस्पायर होकर के अपने इस साम्राज्य में रेशम की जो व्यापार है उस व्यापार को स्थापित कर दूं। तो इसने क्या करा कि रेशम के व्यापार को करने के लिए सबसे पहला काम ये करा कि इस चंपावत के क्षेत्र में एक कारखाना लगा दिया, फैक्ट्री स्थापित कर दी, ताकि अगर रेशम का बिजनेस स्टार्ट करा जा सके तो यहीं से यानी इस कारखाने इस फैक्ट्री से वो काम संचालित हो। और कहते हैं कि इसने जो रेशम के कीड़े हैं जब उनको मंगाया चंपावत के क्षेत्र में तो रेशम का उत्पादन उतना अच्छा नहीं हुआ, ना उसमें जो था भी उत्पादन वाला उसमें उतना अच्छा कलर नहीं दिख रहा। अब यहाँ पर इतिहासकारों की कई सारी चीजें सामने आती हैं और इतिहासकार कहते हैं कि जो उत्पादन अच्छा नहीं हो रहा था कारखाने में और जितना भी उत्पादन हो रहा था उसमें रेशम का रंग अच्छा नहीं खिला हुआ था। तो इसने इस व्यवस्था को या इस उत्पादन को और अच्छा बनवाने के लिए और जो रंग रेशम का है वो और अच्छा खिले उसको लेकर के कुछ सुझाव मांगे दरबारियों से। जब दरबारियों से सुझाव मांगे तो कहते हैं कि दरबारियों ने इनको एक सुझाव ये दिया कि रेशम का रंग तब अच्छा खिलता है जब आप अपने साम्राज्य में झूठ बोल सकते हो, तब अच्छा खिलेगा। जितना झूठ बोल सकते हो उतना अच्छा रंग खिलेगा और उतना अच्छा उत्पादन भी होगा। और जो झूठ बोलने की प्रक्रिया थी, इसी प्रक्रिया को हमने इतिहास में जिस नाम से पुकारा वो नाम था पटरंगवाली। अब प्रश्न क्या बनेगा? प्रश्न बनेगा कि बताओ इनमें से वो कौन चंद्रवंशीय राजा था जिसने पटरंग वाली प्रथा को संचालित किया? तो राजा थे आपके इंद्रचंद। और पटरंग वाली प्रथा क्या है कि रेशम का रंग अच्छा हो, रेशम का उत्पादन अच्छा हो, उसको लेकर के आपने साम्राज्य में झूठ बोलना है। यही प्रथा आपके इतिहास में पटरंग वाली कहलाए। ये काम राजा इंद्रचंद ने किया जिसने पहली बार कारखाना पूरे उत्तराखंड की हिस्ट्री में पहली बार स्थापित करवाया। ये हमारे यहाँ का पहला कारखाना था। किस वर्ष का उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लेकिन लगभग 756 की बात की कहानी बताई जाती है। अब झूठ तो बोल दिया पर रेशम खिला, उत्पादन अच्छा हुआ, इसका जिक्र कोई नहीं करता। बद्रीदत्त पांडे की किताब है जिसको कुमाऊं का इतिहास नाम दिया गया, उस किताब में आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। अब समय बढ़ा और समय बढ़ने के साथ साथ हमको चंदों की सत्ता में एक दूसरा राजा देखने को मिला। ये व्यक्ति थे आपके वीणाचंद। अब वीणाचंद नाम का जो व्यक्ति है, इस वीणाचंद नाम के व्यक्ति के समय हम क्या करते हैं कि चंदों के शासन सत्ता को पूर्ववर्ती के दौर में स्टॉप कर देते हैं। और स्टॉप करने का एक रीजन कहते हैं कि चंदों की शासन सत्ता जब वीणाचंद के हाथों में आई तो इस वीणाचंद की कंडीशन ये है कि ये भोग विलास को अपनाने वाला राजा था। शराब में व्यस्त होता था, शराब में धुत है, दरबार में खूब नाच गाना चल रहा है, बाहर साम्राज्य में क्या चल रहा है वीणाचंद को कोई मतलब नहीं। रसोई घर में खाना है नहीं है, दरबारी खाना खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, उसको कोई लेना देना नहीं है। वो जहांगीर के पद चिन्हों पर चलता था और शराब में धुत होकर के। भोग विलासी था तो भोग विलासी होने के कारण इसको इस बात का हर्जाना भी देना होगा, भुगतान करना होगा। और राजाओं के दौर में जो भुगतान होता था वो भुगतान ऐसे नहीं कि पैसे दिए और भुगतान होता था, दूसरे राजा का आक्रमण होता था। अब चूंकि भोग विलास को अपनाने वाला है इसलिए कुछ लोगों की यहाँ पर नजरें हैं कि कोई ना कोई ऐसा राजा मिल जाए जिसके समय आक्रमण करने में आसानी हो। और जो लोग इन चीजों को यहाँ पर देख रहे थे उनका संबंध था खस कम्युनिटी से। खस लोगों की नजर है इस पर और खसों को अच्छा व्यक्ति मिल गया कि भाई ये भोग विलास में लिप्त है,
शराब में दुत्त है, तो इस पर अगर आक्रमण करेंगे तो आसानी होगी हराने में। तो खसों ने अटैक वेड़ाचंद पर किया और युद्ध में वेड़ाचंद को हरा दिया। अब जब खसों ने वेड़ाचंद को युद्ध में हराया तो कहते हैं कि लगभग 200 सालों तक इन लोगों ने काली कुमाऊं पर राज किया। किसने? खस लोगों ने। लेकिन 200 सालों में कुमाऊं के लोगों की जो दुर्दशा इन लोगों ने की, उसी दुर्दशा का प्रभाव था कि काली कुमाऊं के लोग 200 वर्षों के बाद फिर चंदों को ढूंढने पड़े। कि सही थे वो, वीणाचंद ही ठीक था, कम से कम कुछ बोलता तो नहीं था, कुछ परेशान तो नहीं करता था। लेकिन कहते हैं कि खस लोगों ने बड़ा परेशान किया कुमाऊं के लोगों को। इसलिए लगभग 200 सालों के इतिहास के बाद काली कुमाऊं के जो लोग थे उन्होंने रिसर्च स्टार्ट करी और ढूंढने पड़ चुके थे कि कहीं ना कहीं तो होगा चंदों का वंशज जो हम लोगों को इन परेशानी से बाहर निकालेगा। और कहते हैं कि ढूंढते ढूंढते वो नेपाल निकल। और ढूंढने का मकसद ये है कि भाई आप खसों को यहां से हटाना चाह रहे हो, और खसों को इसलिए हटाना चाह रहे हो क्योंकि चंद ही शासन सत्ता सही चला रहे थे। और मैंने कहा कि कुमाऊं के लोग नेपाल के क्षेत्र पहुंचे, जहां उनकी एक मुलाकात होती है वीरचंद नाम के कैरेक्टर से। वीरचंद से मुलाकात की, मुलाकात करके उसको सारी बातें बता दी कि भाई किस तरीके से हम कुमाऊं के जो लोग हैं इन खसों के अत्याचारों से परेशान हैं। वीरचंद ने भी चीजों को समझा और एक व्यक्ति के साथ यहां पर मुलाकात की जिस व्यक्ति का नाम था सोन खड़ाइन। ये सोन खड़ाइन को लेकर के चीजों को डिस्कस कर रहा है। कहते हैं कि सोन खड़ाइन इसका सेनापति था। सोन खड़ाइन को कहा कि भाई ऐसा है कि कुमाऊं के लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर हम खसों को परास्त कर देते हैं तो चंदों की सत्ता पुनर्स्थापित हो सकती है, और इस अभियान में आपको साथ देना होगा। सोन खड़ाइन ने इसका सपोर्ट किया और नेपाल से होते हुए कहते हैं कि वो इस काली कुमाऊं अभियान करने पहुंचे। काली कुमाऊं में खसों का एक राजा हुआ करता था जो गद्दी पर बैठा हुआ था सोपाल के नाम से। वीरचंद ने सोपाल के ऊपर आक्रमण किया और कहते हैं कि सोपाल इस युद्ध में हार गया। अब सोपाल हारा तो इसका मतलब वीरचंद जीता। वीरचंद जीता तो इसका मतलब यह है कि चंदों की सत्ता अब पुनर्स्थापित हो चुकी थी। यानी चंदों का संस्थापक सदस्य तो कौन था? सोमचंद था। लेकिन चंदों की सत्ता को पुनर्स्थापित करने वाला कौन था? तो फिर जवाब आपका वीरचंद आएगा। वीरचंद का सेनापति सोन खड़ायन, लेकिन सोमचंद का सेनापति कालू तड़ाई था। पहले इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हम लोग। लिखना, चंदों की दो कैटेगरी हम लोगों ने कल बनाई थी, एक थी पूर्ववर्ती, एक थी उत्तरवर्ती। तो इसमें पहला आज का राजा लिखना सोमचंद। पहला राजा लिखना सोमचंद। सोमचंद। सोमचंद में लिखना पहला पॉइंट, चंदवंश का संस्थापक। सोमचंद में लिखना चंदवंश का संस्थापक, जिसने जिसने काली कुमाऊं में जिसने काली कुमाऊं में चंपावती नदी के किनारे चंपावती नदी के किनारे काली कुमाऊं में चंपावती नदी के किनारे चंद वंश की स्थापना की। चंद वंश की स्थापना की। नेक्स्ट पॉइंट लिखना लिखना बद्रीदत्त पांडे के अनुसार, बद्रीदत्त पांडे के अनुसार सोमचंद झूसी प्रयाग का निवासी था। सोमचंद झूसी प्रयाग का निवासी था। झूसी
प्रयाग का निवासी था, जिसने जिसने कत्यूरियों के अंतिम राजा जिसने कत्यूरियों के अंतिम राजा ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह कर ब्रह्मदेव की पुत्री से विवाह कर चंद्रवंश की स्थापना की चंद्रवंश की स्थापना की चंद्रवंश की स्थापना की। इसको कितना बीघा जमीन मिला दहेज में? 15 बीघा जमीन। ठीक है, लिखना। ब्रह्मदेव ने इसे 15 बीघा जमीन दान की। जहां ब्रह्मदेव ने इसे 15 बीघा जमीन दान की, जहां जहां कौन सा किला बनाएगा? हाँ, जहां सोमचंद ने राजबुंगा किले का निर्माण किया। जहां सोमचंद ने राजबुंगा किले का निर्माण किया, यह हाँ निर्माण किया, राजबुंगा किले का निर्माण किया। चलो अगला पढ़ लिखना। सोमचंद का पहला अभियान या युद्ध, सोमचंद का पहला युद्ध, सोमचंद का पहला युद्ध दूना कोट के राजा, सोमचंद का पहला युद्ध दूना कोट के राजा रावत राजा से हुआ। दूना कोट के राजा रावत राजा से हुआ। दूना कोट के राजा रावत राजा से हुआ, जिसमें सोमचंद जीता, जिसमें सोमचंद जीता। सेनापति का नाम लिखना, कालू तड़ागी। इसका जो सेनापति है, सेनापति का नाम लिखना कालू तड़ागी। सेनापति का नाम है कालू तड़ागी। चलो अब इसमें लिखना जरा कार्य, कि इसने कौन कौन से कार्य किए। कार्य में पहले लिखना चार आल या चाराल व्यवस्था। चार आल या चाराल व्यवस्था। चार आल या चाराल व्यवस्था। अब ये व्यवस्था क्या थी? राजबुंगा किले को चारों तरफ से सुरक्षा प्रदान करनी है। तो लिखना सोमचंद ने राजबुंगा किले के चारों ओर, सोमचंद ने राजबुंगा किले के चारों ओर चौधरी, कारकी, बोहरा व तड़ागी, चारों ओर चौधरी, कारकी, बोहरा व तड़ागी जातियों को नियुक्त किया। जातियों को नियुक्त किया। ये इसकी चाराल व्यवस्था कहलाई। दूसरा लिखना पंचायती राज व्यवस्था। दूसरा लिखना पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था में लिखना सोमचंद डोटी के राजा, सोमचंद डोटी के राजा
जयदेव मल का सामंत था। टोटी के राजा जयदेव मल का सामंत था। जयदेव मल का सामंत था, जिसे वह टैक्स देता था, कर देता था। जिसे वह टैक्स यानी कर देता था, कर देता था। पॉइंट लिखना, कर वसूल करने के लिए अपने यहाँ के लोगों से, ठीक है, कर वसूल करने के लिए, हाँ, जिसे वह कर देता था। फिर इसी के साथ कनेक्ट करते लिखना, कर वसूल करने के लिए सोमचंद ने सयाड़ा ऑब्लिक कमीण, सोमचंद ने सयाड़ा ऑब्लिक कमीण की नियुक्ति की। कमीण या सयाड़ा की नियुक्ति की, कमीण या सयाड़ा की नियुक्ति की। लेकिन मैंने कहा कि पहली बार जब टैक्स देने इन्होंने भेजा किसी को, तो वो 4 बूढ़े थे, और कुछ लोगों का या इतिहासकारों का मानना है कि उन चारों बूढ़ों की गर्दन काट दी गई थी। अब वो लाइन ना लिख करके जो पेपर के हिसाब की लाइन है वो लिखना, मेहरा व फड़त्याल जातियों के द्वारा, मेहरा व फड़त्याल जातियों के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था सफल हुई या सफल बनी, पंचायती राज व्यवस्था सफल बनी, पंचायती राज व्यवस्था सफल बनी, सफल बनी। चलो तीसरा कार्य, आप लोग ऐपण समझते हो? क्या होता है ऐपण? चित्रकला, ठीक है, जैसे मैं बना देता हूँ सही, ऐसे डिजाइन, साड़ी का डिजाइन है ना, कुछ भी बना देते हैं, कुछ भी बना लिया, ऐपण बना, मेरा वाला ऐपण है। सोमचंद के समय काल में शुरू हुई है कला। कई बार क्वेश्चन आता है कि बताओ ऐपण कला का विकास या शुरुआत किस काल में हुई, तो जवाब आता है चंद्रवंश, लेकिन किस राजा के द्वारा की गई थी, तो फिर जवाब आता है सोमचंद। तो तीसरा कार्य लिखना, लिखना, सोमचंद ने ऐपण कला की शुरुआत की, सोमचंद ने ऐपण कला की शुरुआत की, ऐपण कला की शुरुआत की। ऐपण गर्ल ऑफ कुमाऊं किसे कहते हैं? मीनाक्षी खाती को कहते हैं, ठीक है। सोमचंद ने ऐपण कला की शुरुआत की। चौथा पॉइंट लिखना, चौथा पॉइंट लिखना, लिखना, सोमचंद द्वारा, सोमचंद द्वारा स्थापित किए गए, स्थापित किए गए राजबोंगा किला, स्थापित किए गए राजबोंगा किला से, राजबोंगा किला से कोटलगुड़, कोटलगढ़, राजबोंगा किला से कोटलगढ़ दुर्ग के, कोटलगढ़ दुर्ग के अवशेष मिलते हैं, कोटलगढ़ दुर्ग के अवशेष मिलते हैं। तो एक दुर्ग है जिस दुर्ग का नाम है कोटलगढ़, उसके अवशेष भी यहां से प्राप्त होते हैं, अवशेष प्राप्त होते हैं। अगला राज्य लिखना आत्मचंद। हालांकि आत्मचंद ने कुछ खास काम करे नहीं, लेकिन ये बेटा था किसका? सोमचंद का।
तो आत्मचंद हो जाएगा सोमचंद का बेटा। अगला पूर्णचंद। पूर्णचंद, पूर्णचंद में लिखना, पूर्णचंद में लिखना अन्नपूर्णा पर्वत पर स्थित, अन्नपूर्णा पर्वत पर स्थित पूर्णागिरि धाम की आधारशिला रखी। पूर्णागिरि धाम की आधारशिला रखी। पूर्णागिरि धाम की आधारशिला रखी। लिखना पॉइंट नंबर नेक्स्ट। लिखना पूर्णागिरि धाम में राज्य का, पूर्णागिरि धाम में राज्य का सबसे लंबी अवधि का मेला, सबसे लंबी अवधि का मेला लगता है, सबसे लंबी अवधि का मेला लगता है। मेले की ड्यूरेशन लिखना 40 दिन, लगभग 40 दिन। ठीक है। अब मेला लगता कब है, तो चैत्र मास की नवरात्रि से स्टार्ट हो जाता है। चैत्र मास की नवरात्रि से ये स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फिर लिखना जरा, इस पूर्णागिरि धाम को हम उत्तराखंड की वैष्णो देवी भी कहते हैं, वैष्णो देवी भी कहते हैं। और इस पूर्णागिरि धाम में मां सती की नाभि वाले हिस्से के गिरने की कहानी कहते हैं। और जिस शिखर पर है उस शिखर का नाम है अन्नपूर्णा शिखर। शिखर का नाम है अन्नपूर्णा शिखर, अन्नपूर्णा शिखर, अन्नपूर्णा शिखर। अन्नपूर्णा पहाड़ी का नाम है अन्नपूर्णा शिखर। और इसी अन्नपूर्णा शिखर पर है, जिला है चंपावत। हाँ, इसे उत्तराखंड की वैष्णो देवी भी कहते हैं। ठीक है, वैष्णो देवी कहते हैं। चैत्र मास की नवरात्रि में मेला लगता है, 40 दिनों की अवधि है, सबसे लंबी ड्यूरेशन की विशेषता नाभि भाग गिरा, और जिस पर्वत पर स्थित है वो अन्नपूर्ण। हाँ, लिखो जरा, इंद्रचंद। इंद्रचंद अगला इंपॉर्टेंट राजा है इंद्रचंद। इंद्रचंद के बारे में लिखना। इंद्रचंद की विशेषता, हाँ, फैक्ट फैक्ट बना के लिखना है। चंपावत में, चंपावत में, हाँ, चंपावत में राज्य का पहला, राज्य का पहला रेशम कारखाना स्थापित किया। चंपावत में राज्य का पहला रेशम कारखाना स्थापित किया। रेशम कारखाना स्थापित किया। नेक्स्ट पॉइंट लिखना, पटरंग वाली प्रथा इसी ने चलाई थी। हाँ, पटरंग वाली प्रथा का संचालन किया, पटरंग वाली प्रथा का संचालन किया, पटरंग वाली प्रथा का संचालन किया। लेकिन पटरंग वाली प्रथा में करते क्या थे, हाँ, तो रेशम का जो रंग है वो अच्छा खिले, अच्छा उत्पादन हो, उसके लिए साम्राज्य में क्या करना पड़ेगा, आपको झूठ बोलना पड़ेगा। तो आप अपनी नॉलेज के लिए लिख सकते हो ब्रैकेट में कि रेशम के रंग और उत्पादन के लिए झूठ बोलने की प्रोसेस चलाई गई, वही प्रथा थी पटरंग वाली प्रथा। ठीक है जी। अच्छा, देहरादून के प्रेमनगर में आपको रेशम कीट फार्म मिलता है। आप चाहो तो इस लाइन को नोट में लिख सकते हो कि देहरादून का जो प्रेमनगर है, यहां पर, हाँ, यहां पर रेशम कीट फार्म है, रेशम कीट फार्म है। और इस रेशम कीट फार्म की स्थापना हुई थी सन 1958 में, 1958 में।
1958 में देहरादून के प्रेम नगर में रेशम कीट फार्म को स्थापित किया गया था। 1958 में। ठीक। चलो अगला राजा लिखना वीणाचंद। वीणाचंद। वीणाचंद लिखना भोग विलासी शासक था। वीणाचंद जो है वो भोग विलासी राजा था। और इस बात का फायदा उठाएंगे कौन? खस। तो लिखना पहला पॉइंट था भोग विलासी शासक। दूसरा पॉइंट लिखना खसों ने, हाँ खसों ने जीजड़ व बीजड़ के नेतृत्व में, खसों ने जीजड़ व बीजड़ के नेतृत्व में चंपावत अभियान किया। चंपावत, हाँ खसों ने जीजड़ व बीजड़ के नेतृत्व में चंपावत अभियान किया। चंपावत अभियान किया। नेक्स्ट पॉइंट चंपावत अभियान किया। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखना अब जब चंपावत पर अटैक खसों का हुआ तो मैंने कहा वीणाचंद हारा, और उसके हार के बाद लगभग 200 सालों तक क्या होगा? इन खसों की सत्ता काली कुआं पर बनी रहेगी। तो लिखना नोट में लिखना खसों ने काली कुआं पर, खसों ने काली कुआं पर 200 वर्षों तक राज किया। 200 वर्षों तक राज किया। तो ये जो चंदों की पूर्ववर्ती राजाओं की कैटेगरी थी, इस पूर्ववर्ती कैटेगरी में आपका जो वीणाचंद है वो वीणाचंद तक की हिस्ट्री को हमने पढ़ा। अब जरा हेडिंग डाल देना वीरचंद। यानी अब हम लोग क्या करेंगे? उत्तरवर्ती चंद शासकों की हिस्ट्री पढ़ेंगे। और उत्तरवर्ती चंद शासकों की हिस्ट्री में पहला राजा जो डिस्कस होगा वो होगा आपका वीरचंद। और वीरचंद से मैं इस कहानी को लेकर चलूंगा कहां तक? महेंद्र चंद तक। लेकिन इस बीच में बहुत सारे राजा मिलेंगे। जैसे आप पढ़ोगे इतिहास गरुड़ ज्ञानचंद का, ठीक। आप पढ़ोगे इतिहास राजा रुद्रचंद का, राजा लक्ष्मीचंद की हिस्ट्री इस बीच में पढ़ेंगे हम लोग। इसी लिस्ट में हम लोग भीष्मचंद की हिस्ट्री को देखेंगे। भीष्मचंद की तरह हम लोग बालो कल्याण चंद को पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे उस चंदों के राजा को जिसका क्रम 50वां होगा, जिसको हम लोग बाज बहादुर के नाम से पुकारते हैं। तो हेडिंग डाल दो वीरचंद, और इसको मैं डिस्कस करूंगा अगले लेक्चर में। आज इतना बस।